नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की क्लास में फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहता है? कहता है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आपके बिहार राज्य में जो है रक्षाबंधन को जो है वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, आप इसका उद्देश्य भी समझ गए क्या होता है, किस वजह से मनाया जाता है। 295 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? तो देखते हैं कौन सा आपका जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम, पत्री या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना निम्नकरणीय पदार्थ आपका लकड़ी रुई तो हो जाएगा। पूछा गया नहीं कौन है, तो ये आपका एल्युमिनियम पत्री जो है ये आपका निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कहता है जैव निम्नकरणीय ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। लेकिन ये आपके जो रुई है, कपास है, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। एल्युमिनियम पत्री जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो लकड़ी, रुई, कपास आप लोग जरूर याद रखना, ये सब आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। और बाकी जैसे एल्युमिनियम हो गया ये आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं हो जाएगा। 296 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता हो निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? तो आप लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। जो मांस खाता है वो आपका मांसाहारी कहलाएगा। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वो मांसाहारी कहलाता है। सर्वाहारी वह जीव जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं वो शाकाहारी। और जिनका प्राथमिक भोजन स्रोत सिर्फ क्या होते हैं, आपके पौधे होते हैं, वही आपके शाकाहारी कहलाते हैं जानवर। 297 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? कहता है भारत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो आपसे पूछा गया जो भारत की जैव विविधता का हॉट स्पॉट केंद्र आपका कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इनमें से जो आपकी जैव विविधता हॉट स्पॉट हो जाएगा वो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंदा देवी नहीं होगा, ना तो अरावली होगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ना। कहता है यहाँ जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं। अब ये 4 हॉट स्पॉट के नाम आपको पता होना चाहिए, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट कितने हैं, तो आप लोग उसका जवाब देंगे 4। अब कौन कौन से? पहला आपका हिमालय है, फिर पश्चिमी घाट है, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र, और फिर आपका सुंदरलैंड। ये जो है आपके 4 हॉट स्पॉट हो जाएंगे जैव विविधता के। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन हॉट स्पॉट्स में अनेक स्थानिक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये भी याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है, तो ये आपके प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी किनारे पर स्थित है तथा अधिकांश पर्णपाती वनों और वर्षा वनों को कवर करते हैं। फिर आपसे कहता है सुडालैंड हॉट स्पॉट दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है। वर्ष 2013 में सुडालैंड को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया। ये भी याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस वर्ष घोषित किया? 2013 में। आगे नेक्स्ट लाइन कहती है कि हिमालय को पूर्वोत्तर भारत, भूटान, नेपाल के मध्य और पूर्वी भाग में शामिल है। देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है आपका क्या कहता है। कहता है जो आपका इंडो बर्मा क्षेत्र है वो आपका 23,73,000 वर्ग किमी की दूरी तक फैला हुआ है। कितनी किमी तक दूरी तक फैला हुआ है, इसको आप लोग जरूर लिख लेना। 23,73,000 वर्ग किमी दूरी तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड और वियतनाम और चीन के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं 298 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है केरल की जो आपकी शांत घाटी है, इसको हम लोग साइलेंट वैली भी पूछते हैं, ये संरक्षित है क्योंकि। अब किस लिए संरक्षित है ऐसा पूछा गया। चलिए इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका है इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। फिर कहता है कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना जब भी आपकी होगी बात
केरल की शांत घाटी की या साइलेंट वैली की? तो ये जो है आपकी, इसमें जो है पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि केरल की शांत घाटी से क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर आपके बनता ना हो। तो याद रखना, केरल की शांत घाटी मतलब इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है केरल की साइलेंट वैली अपने अद्वितीय और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के कारण संरक्षित है, जो पौधों और जानवरों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का क्या है, घर है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लुप्तप्राय या दुर्लभ जो प्रजातियां हैं उनका घर कौन सा है उन जानवरों का, तो आप लोग बोलेंगे साइलेंट वैली। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। कहता है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष आपका एनजीटी की स्थापना की गई? तो एनजीटी का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना आपकी 2010 में की गई है। इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं। तो याद रखना, आपके नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना 2010 में की गई है। कहता है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना सबसे पहले आप लोग जरूर याद रखना 8 अक्टूबर 2010 को। एनजीटी अधिनियम जो आपका आया था 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। 300 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य? तो याद रखना, जब बात करेगा स्वस्थानीय की, स्वस्थानीय संरक्षण मतलब इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल कौन नहीं है? तो याद रखना वो आपका वनस्पति उद्यान शामिल नहीं होते। इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है स्वस्थानीय या इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धतियों में प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आती हैं। जबकि परस्थानीय या एक्स सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धतियाँ जो होती हैं वो प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है जहाँ उनकी रक्षा या देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत आपके प्राणी उद्यान आ जाएंगे, वनस्पति उद्यान आ जाएंगे और वन्यजीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि जो है इसके अंतर्गत आएंगे। ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये जो है आपके XC2 के अंतर्गत, और वो आपके थे स्वस्थानीय, ये आपके हैं परिस्थानीय। तो दोनों के बारे में आपकी बार क्वेश्चन आपका स्वस्थानीय के बारे में बना था, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है परिस्थानीय के बारे में। तो ये आप लोग जरूर याद कर लेना, किसी भी तरीके से इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? XC2 भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएंगे, वन्यजीव सफारी पार्क भी आ जाएंगे और बीज बैंक भी आपका इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। किसके अंतर्गत? आपके परिस्थानीय के अंतर्गत। और स्वस्थानीय के अंतर्गत आपने समझ ही लिया कौन कौन से आपके ऑप्शन थे। 301 नंबर क्वेश्चन कहता है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? जो आपका रामसर सम्मेलन है ये किसके संरक्षण से जुड़ा है, ऐसा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका शुष्क भूमि, फिर है आपका आर्द्र भूमि, फिर है वन। तो याद रखना, जो आपका रामसर सम्मेलन है ये आपके आर्द्र भूमि से संबंधित है। देखते हैं, कहता है रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो वो आपके 1 फरवरी 1982 को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कता रंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? तो जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए शुष्कता रंभी अनुक्रमण के बारे में, तो याद रखना ये आपकी हमेशा लाइकेन के रूप में
लाइकेन प्रजाति के रूप में कार्य करती है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील कौन होता है, तो आप लोग जवाब देंगे आपके लाइकेन होते हैं। फिर आपसे कहता है शुष्कातारंभी अनुक्रमण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। ठीक है, कब से शुरू होता है और कब तक जारी रहता है, ये आप लोग जरूर याद रखना। फिर कहता है आपके भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में जो आपके मीथेन का मुख्य स्रोत है वो आपके धान के खेत हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहते हैं प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सही है, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल कोयला और गैस के निष्कर्षण प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकलता है। तो आप लोग जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है। SO2 प्रदूषण पूछ रहा है, सूचित होता है। 304 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? SO2 जो प्रदूषण है वो आपका सूचित होता है किस तरीके से? आर्किड द्वारा या मैंग्रोव द्वारा या लाइकेन द्वारा? तो याद रखना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। SO2 प्रदूषण जो है सूचित होगा वो आपके लाइकेन के द्वारा हो जाएगा। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। कहता है SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। पहली लाइन महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कम होने पर नहीं, अधिक होने पर। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक भी होते हैं। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील भी होते हैं और वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर भी जाते हैं। इसलिए वे इन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां SO2 की अधिक सांद्रता होती है। 305 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। एक बार अपना नाम भूल जाना लेकिन इस अभ्यारण्य का नाम जरूर याद रखना। कहता है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, पूछा गया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना ना तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना तो मध्य प्रदेश में, ना ही पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब ये स्थित कहाँ है ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये आपके गोवा राज्य में स्थित है। चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। कहता है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी जो आपके थे सलीम अली के नाम पर रखा गया है। फिर आपसे कहता है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का सबसे पहले हिंदी में फुल फॉर्म समझ लेना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है इसका मतलब। तो इसका जो आपका मुख्यालय हो जाएगा वो आपके स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहता है IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना 1948 में, या अपनी कॉपी पर 1 से 2 बार लिख लेना। इसकी स्थापना कब की गई? 1948 में। इसका मुख्यालय आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट भी जारी किया जाता है। रेड लिस्ट अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए जारी किया जाता है तो जरूर याद रखना। ये तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को ना मिलता हो, और TRE 4 के एग्जाम के लिए सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है ये। तो कहता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब कभी भी आप एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए आपको 10% ऊर्जा अवशोषित होगी। चलिए इसका बारे में पढ़ते हैं। कहता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर में स्थानांतरित हो जाती है और शेष उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, वो नष्ट भी हो जाती है। इसे 10% का नियम भी कहते हैं, और जिसे आपके रेमंड लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। फिर आपसे कहता है श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो याद रखना श्वसन मूल के जवाब यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है श्वसन मूल जलोदित एवं लवणोदित दोनों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की ज़मीन ऑक्सीजन की मात्रा कम या ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग ज़मीन से बाहर आते हैं।
जो श्वसन में मदद करते हैं उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। तो ये याद रखना, जलोदिद्ध और लवणोदिद्ध दोनों पादपों में आपके श्वसन मूल पाए जाते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जैरोफाइट्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनों में पाए जाते हैं। तो जो आपके जैरोफाइट्स होते हैं वन, ये आपके पूछा गया किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो जो आपके जैरोफाइट्स होंगे ये आपके मरुस्थलीय वनों में पाए जाएंगे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है जीरोफाइट्स वे पौधे हैं जो बहुत शुष्क स्थानों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं। वे आमतौर पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब पानी प्रचुर मात्रा में होता है तो उनकी वाष्पोत्सर्जन की दर अन्य पौधों के समान ही होती है। लंबे समय तक सूखे की स्थिति में भी उनके पास जीवित रहने के कई तरीके हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं। देखते हैं, कहते हैं कि झुग्गी बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अनौपचारिक बस्तियों के रूप में तो जाना ही जाता है, बाकी देखते हैं किस अन्य नाम से जाना जाता है। कहता है कि अनाधिकृत बस्तियों को अनौपचारिक बस्तियों या स्वतःस्फूर्त बस्तियां भी कहा जाता है। ठीक है। तथा इन्हें कानूनी स्वामित्व या प्राधिकरण के बिना भूमि में बेतरतीब ढंग से निर्मित आवास इकाइयों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे कहता है इन बस्तियों में अक्सर बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो इन बस्तियों में क्या होता है, जो आपकी बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की जो ज़रूरतें हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। कहता है कई शहरों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो घटिया स्तर के आवासों में रहता है, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों और अवैध बस्तियों, जहाँ अक्सर भीड़ भाड़, खराब स्वच्छता और बुनियादी सेवाओं तक पहुँचने का क्या होता है, अभाव होता है ऐसी जगहों पर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक आपके यहाँ पर पैन या SO2, ओजोन, ये आपके तीनों जो है द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, जैसे ओजोन, पैन, SO2 आदि, ये सब आपके द्वितीयक प्रदूषक हो जाएंगे। अब चलिए प्राथमिक प्रदूषक भी देख लें, क्योंकि अगर द्वितीयक प्रदूषक एग्जाम में पूछा गया है तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपसे प्राथमिक प्रदूषक पूछा जाए। कहता है जो आमतौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया और मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखना, जो भी ऑक्साइड वाले हैं ये आपके कौन से हो जाएंगे, प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं। कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था। अभी हमने आपका इसके बारे में जब क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था तो उसके एक्सप्लेन में हमने बताया था लिंडमैन द्वारा जो है आपके 10% नियम दिया गया है। किसके द्वारा, लिंडमैन के द्वारा। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार एक पुष्टीय स्तर से दूसरे पुष्टीय स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। शेष ऊर्जा जो है वातावरण में क्या हो जाती है, आपकी लुप्त हो जाती है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पारिस्थितिक तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखना ये आपके ओडम के द्वारा दिया गया था। वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह किसमें, पारिस्थितिक तंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में कहता है कि वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया था। आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि आपको अभी TRE 4 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें मिलने वाली अपने इस चैनल पर हैं, क्योंकि उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए।